पर्यावरण के हिस्से में ये पर्यावरण का टॉपिक है ना, सहायक शिक्षा का। साइंस के हिसाब से बेसिक समझ सकते हैं, वैसे साइंस में ये वाला सेक्शन नहीं है। अभी तक जो सिलेबस पता था नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूरा सेट उठा के डाला हुआ है ना। तो जीके के हिसाब से आपके लिए उतना नहीं है जानकारी महत्वपूर्ण, लेकिन दैनिक जीवन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा प्राथमिक उपचार क्या कहा जाता है। ठीक, जल्दी जल्दी समझेंगे, बहुत सारे टॉपिक है। यूनिट 7 का चल रहा सिलेबस सामने रखेंगे, सभी लोग निकाले होंगे तो। अच्छा, प्राथमिक उपचार किसे कहेंगे? नाम से ही है, प्राथमिक उपचार को हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। जब भी कोई भी घटना, मानव स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है, मानव स्वास्थ्य उसकी देखभाल वाला टॉपिक है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी बीमारी का या कोई दुर्घटना का शुरुआत एकदम हो जाता है, तो उसको हम प्राथमिक सहायता के रूप में क्या हम दे सकते हैं, उस पर चर्चा करना है हमको। तो फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार वो ऐसा तत्काल, प्रारंभिक और अस्थायी चिकित्सा सहायता होता है। ये बिल्कुल सहायता ही है आपको। जैसे सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति दिख गया है, अचानक से गिरा हुआ दिखा है, तो उसको आप क्या करते हैं, देख करके। यही चीजें मानव स्वास्थ्य और आपको कानून व्यवस्था सभी चीजें पढ़ना है। आप कहीं जा रहे हो और अचानक कोई दुर्घटनाग्रस्त होते हुए दिखता है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हाँ, उनको सहायता करें, है ना। अभी आएगा, सहायता करोगे तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ, वो भी चीजें आएंगी। तो जो किसी भी व्यक्ति को अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने या चोट लगने या कोई अचानक बीमार हो जाता है या अन्य कोई ऐसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती है, तो हॉस्पिटल जो है हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होता है। लेकिन उससे पहले वो हॉस्पिटल तक तो चले जाए, ऐसा होता है ना, हॉस्पिटल तक चले जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के जो फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार किया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्राथमिक उपचारी चिकित्सा। और इसमें आप क्या क्या करते हैं, तो मानव को एक प्राथमिक उपचार देने के लिए हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं, उसके लिए 3 चीजें हैं। पहला चीज तो अगर हम किसी व्यक्ति का स्वास्थ्यगत परेशानी है, तो क्या क्या चीजें आपने फेस किया होगा, एक व्यक्ति अचानक से किसी गंभीर समस्या में पड़ जाता है, तो हॉस्पिटल ले जाने से लेकर व्यक्ति के बीमार होने या चोटग्रस्त होने से लेकर हॉस्पिटल जाने तक के बीच का जो इलाज होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इलाज माना जाता है। उसी को प्राथमिक उपचार कहा जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस किस क्षेत्र में उपचार किया जा सकता है, इसको देखें। आखिर हम अगर उस समय थोड़ा सा भी उनको उपचार दे दें, तो उसकी जीवन की रक्षा हो सकती है। प्राथमिक उपचार का कॉन्सेप्ट नहीं है चोटग्रस्त होने, और ये हो गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल और यहाँ पर कोई चोटग्रस्त व्यक्ति या बीमार व्यक्ति, यहाँ से यहाँ जाने तक का जो समय है, उस समय तक हम कुछ ऐसा उपचार उनको दे दें कि कम से कम यहाँ तक वो पहुंच जाए। यही हमारे लिए प्राथमिक उपचार है, और उसी को ही आपको करना होगा। अगर कोई व्यक्ति गंभीर किसी समस्या से जूझ गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो आपको वहीं पर इलाज नहीं करना है, आपको केवल ऐसी सहायता प्रदान करनी है ताकि उनको इलाज के लिए उस जगह पर पहुंचाया जा सके जहां पर वो अपना बेहतर इलाज कर सके। तो इस कारण से प्राथमिक उपचार का कारण क्या है, कारण बोलता हूँ उसका महत्व क्या है। पहला, अगर हम प्राथमिक उपचार किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसकी जीवन की रक्षा हो सकती है और हॉस्पिटल पहुंच सकता है। दूसरा जो बात होता है, स्थिति बिगड़ने से हम लोग रोका जा सकता है हमको। बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्चुअल वाला चीज नहीं है, दैनिक जीवन में जो हम लोग देखते आए हैं, करते सुनते आए हैं, उस पर ही ये टॉपिक है। कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो साइंटिफिक वर्ड्स आएंगे, या फिर ऐसे जो इसी को ही आपको पढ़ना होगा, ये चीज आएगा तब ध्यान देंगे। स्थिति बिगड़ने से रोक सकते हैं। मान लो उचित समय पर हम प्राथमिक देखभाल के लिए दे देते हैं, तो चोट, संक्रमण, बीमारी और अधिक गंभीर रूप से नहीं हो पाएगा। जैसे फ्रैक्चर वाले स्थान पर स्थिर आदि अंदरूनी नुकसान ना हो। ये क्या होता है, स्थिति को एक्सीडेंटल, आप लोग कभी देखे होंगे, एक्सीडेंट कभी हुआ होगा, तो किसी भी व्यक्ति को जब एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस का वेट किया जाता है। अचानक किसी भी व्यक्ति को उठा करके हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो फ्रैक्चर वाली स्थिति होती है, हड्डी की स्थिति होती है, आपको उस समय
कुछ भी ऐसा नहीं करना होता है जिससे और फ्रैक्चर बढ़ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में उसकी देखभाल वहां पर कर सकते हैं, और होता ही है। दूसरा चीज, अगर सही समय पर क्या हो जाए, स्वास्थ्य सुधार को हम थोड़ा सहायता दे देते हैं हर स्थिति में ना, तो मरीज की ठीक होने की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। आप घर में कभी कभी देखे होंगे, अचानक किसी बच्चे का पेट दर्द हो गया, है ना, अचानक से पेट दर्द हो गया, तो आप क्या करते हैं उस समय, प्राथमिक उपचार क्या करते हैं, संकट मोचन मत बोलना, फिर संकट मोचन पिला देते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो इलाज करते हैं। घर पे ऐसे आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखे होंगे, है ना, जिससे आप बच्चों का या किसी भी व्यक्ति का सिर दर्द होगा तो क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आप ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगे ही, लेकिन फास्ट रिलीफ के लिए कम से कम तत्काल राहत तो मिल जाए, प्राथमिक उपचार तो मिल जाए। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ये तो छोटी चीजें हैं, घर में हम अपना ही उपचार कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पे आपको गंभीर केसेस मिल जाते हैं, उस पर आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए है प्राथमिक उपचार जो होता है, ये यहाँ से लिखेंगे आप, हर परिस्थितियों में कैसे किया जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को हार्ट का दौरा आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, उस समय क्या किया जाता है, किसी को मिर्गी आ जाता है, तब क्या किया जाता है, उस पर क्या क्या हम काम कर सकते हैं, ये प्राथमिक उपचार के कुछ हिस्से हैं। पहला चीज है, एक कॉन्सेप्ट है एबीसी कॉन्सेप्ट का, ये हो सकता है एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो। एबीसी कॉन्सेप्ट क्या है प्राथमिक उपचार का, तो ए से होता है एयरवेज, श्वसन मार्ग। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे गंभीर समस्या से जूझ रहा होता है और आपको प्राथमिक उपचार देना है, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, एयरवेज। सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति का सांस लेने का रास्ता, नाक, गला या नाक खुला हो और उसमें कोई रुकावट, खाना कब्जी जैसे स्थिति ना हो। उस समय उस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है ना। तो पहला क्या हो गया, श्वसन मार्ग की जांच किया जाता है, उसको ध्यान दिया जाता है कि कहीं गले में कोई या नाक के माध्यम से कोई ऐसा तो नहीं है कि सांस रुकावट आ रही हो, उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है ब्रीथिंग या श्वसन क्रिया, ये जांचना कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं, या सांस बंद है, इसकी भी जांच की जाती है। बहुत सारे मूवीज टीवी में देखे होंगे ना, उसको जब भी किसी व्यक्ति का श्वसन क्रिया होता है, उसको चेक किया जाता है कि हाँ ये अभी जिंदा है, इसको तत्काल कहाँ ले जाने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता है, इसकी जांच की जाती है। तीसरा होता है ये देखना कि शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है या नहीं, या कोई ब्लीडिंग हो रहा है, तो अत्यधिक खून बह रहा है, उसको तुरंत हम क्या कर रहे हैं, रोके, पट्टी बांध कर रोक सकते हैं। या हम नाड़ी जांच, नाड़ी, पहले के समय में कई लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित होते थे, तो वैद्य राज को बुलाया जाता था, वो नाड़ी छू करके बताता था कि अब ऐसे, देखे होंगे बहुत लोग। ऐसी स्थिति में श्वास का पता नहीं चल पा रहा है, कॉमा में स्थिति में है, तो नाड़ी का ज्ञान जिसको होता है वैसे छू कर बताता है, हाँ, और बताता है कि अभी ठीक है, सांसें चल रही, नाड़ी का ज्ञान होना है। वैद्यराज जो होते थे पहले नाड़ी को छू करके, आज भी बहुत सारे व्याधि को नाड़ी से ही पता किया जाता है। आपको कौन सी बीमारी है, वो वात पित्त कफ वाला कहाँ से पता चल जाता है, नाड़ी से ही पता चल जाता है। तो ए का मतलब क्या हो गया, एयरवेज, श्वसन मार्ग में कोई बाधा तो नहीं है। दूसरा है सांस सही सही ले पा रहा है या नहीं, सांस बंद तो नहीं हो गया है। उसके बाद उनके नाड़ी जांच में ब्लड फ्लोइंग सही से हो रहा है कि नहीं, इसको जांच की जाती है। चलिए, अब आपको देखना होगा कि कैसे आपातकाल में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। कुछ ऐसे घटनाएं हो गई जब आपके शरीर की कोई अंग क्या हो गए, कट हो गए, ठीक, क्या हो गए, कट हो गए, और कट होने से आपके शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। और रक्तस्राव हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी प्लेटलेट्स की कमी है, ज्यादा कट गया है तब ब्लड बह रहा है ना, तो आप एक तो गंभीर बीमारी वाला होगा, छोड़ो, ऐसा नहीं, प्लेटलेट्स की कमी है या नहीं वो छोड़िए, ब्लड का, रक्त का स्राव होता है। तो आप लोग खुद करते हैं ये उपचार, करते हैं, क्या किया जाता है, घाव पर कपड़ा या पट्टी रख करके मजबूती से उसको बांधा जाता है, जहां पर कटा है उसको बांधा जाता है, ध्यान दिए होंगे सभी लोग करते हैं ये। जिस अंग को डैमेज वो हुआ है, घायल अंग को यदि संभव हो तो हृदय की स्तर से थोड़ा ऊपर उठाया जाता है,
ऐसे। यहाँ पे हृदय से कोई भी अंग को है, जैसे हाथ कट गया तो हृदय कहाँ है, यहाँ पे, तो ऐसे उठा दीजिए। परिसंचरण तंत्र के हिसाब से ब्लड का फ्लोइंग फिर ऊपर से नीचे की ओर होगा, तो ऐसे कर दोगे, हाथ कटा है तो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे नीचे की ओर जाने के बाद जहां पे कटा हुआ है वहां से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। फिर ऐसे में आपको सहजता हो सकती है कि ब्लड का फ्लोइंग कम हो। तो कुछ नया चीज मिल सकता है आपको जानकारी। दूसरा चीज, आपातकाल में आपका हाथ बर्न हो गया, जल गया है, अब ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, इधर छोड़िए, क्या करते हैं बताइए। आपातकालीन स्थिति में आपका हाथ जल गया, आग से जल गया, किसी पानी से, गर्म पानी से जल गया, तो पहला काम क्या करेंगे आप? हम्म, बोरो प्लस लगाना। हाँ, ठीक। प्रभावित हिस्से पर तुरंत 10 से 15 मिनट तक लगातार ठंडा पानी डालते रहना है। दूसरा चीज होता है, बर्फ, पेस्ट या तेल कभी नहीं लगाना है, फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, जो बोल रहे हो बर्फ से सिकाई, बर्फ से सिकाई उस स्थिति में की जाती है जब आपको गंभीर किसी चोट लग गया, चोट लगने के बाद स्वेलिंग ना हो, उस स्थिति में वही फास्ट रिलीफ, तुरंत राहत के लिए बर्फ से सिकाई की जा सकती है। आप गिर गए, वैसी चोट लग गया कुछ, तो वहां पे बर्फ की सिकाई। हाथ जल गया है तो आपको कभी भी बर्फ, टूथपेस्ट या नॉर्मल तेल, घी आप लोगों का ऑप्शन है, वो ठंडा रख सकता है ना, जो अंदर जलन है शरीर के मसल्स के, उसको वो ठीक कर सकता है। तो ये आप क्या करें, बोरो प्लस भी नहीं लगाना चाहिए अगर ज्यादा गंभीर रूप से जल गया होगा तो। उसके लिए फिर एंटी बर्निंग क्रीम आते हैं, वो सबको लगाइए जिससे हाथ आपके सुरक्षित हो। आपको वही प्राथमिक उपचार करना है, डॉक्टर नहीं बनना है। यहाँ पे जो भी चीजें होती है हॉस्पिटल ले जाने तक उनको कुछ तो राहत मिल जाए, ये काम करना होगा। तो यही तो सामान्य ज्ञान है। कभी अचानक क्या हो गया, हड्डी पर कोई डैमेज हो गया और फ्रैक्चर हो गया या टूट गया, तो प्रभावित हिस्से को हिलाए डुलाए नहीं, लकड़ी की पट्टी या कपड़े के सहारे से उसको स्थिर रखने का प्रयास कीजिए, है ना। इसीलिए कभी कभी एक्सीडेंटल केस में अब हाथ पर अगर लगा होता है तो उसको अपने हिसाब से उठा करके नहीं ले जाना रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये टूटा होता है उस हिसाब से उसको सेट किया जाता है ना। तो स्ट्रेचर जो होती है उसमें सबसे आरामदायक स्थिति होती है जब लोगों को लगता है इस चोट आती है, तो उसका ध्यान रखें। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, बेहोशी या कार्डिया अरेस्ट की स्थिति जब आ जाती है तो मरीज को समतल जगह पर लिटा करके तुरंत सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप लोग? सीपीआर का मतलब होता है लगातार लगातार छाती में दबाव, है ना। फुल फॉर्म बताएं सीपीआर का। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर तत्काल किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड अगर कोई उपचार नहीं, आसपास कुछ नहीं, तो प्राथमिक उपचार यही है कि लगातार हम क्या कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं, है ना। फुल फॉर्म बताइए आप। हाँ? आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है नीचे में, हम जल्दी से देखते हैं। तत्काल में एक और है, सांप या कीड़ा अगर आपको चोट पहुंचाता है तो क्या रखें। सबसे पहले सांप काटने से, एक प्रश्न आया था सीजीपीएससी में, सांप के काटने से, सर्प दंश से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, ये प्रश्न था। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब स्थिति यह है, किसी व्यक्ति को सांप अगर डस लेता है तो सांप डसने से कम और हार्ट अटैक से ज्यादा मरते हैं लोग, डर से, है ना। ब्लड का जो संचार होता है तेजी से, और घबराहट में लोग मर जाते हैं। इसका प्रयोग भी हुआ है कि एक व्यक्ति, डर डर, है ना। प्रयोग ये किया गया था कि एक व्यक्ति का आंख में पट्टी बांध दिया गया था, और पट्टी बांधने के बाद उसके हाथ को सुई से चुभोया गया, उसके बाद पट्टी खोला गया, लेकिन उसके सामने सुई के बाद सांप को रख दिया गया और वो मर गया। ये तो ये सिद्ध करने के लिए सांप का जहर कितना प्रभावी है और व्यक्ति पैनिक कितना होता है, कैसे हो मर जाता है। क्योंकि तुरंत सांप का जो जहर है, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र का पूरा शरीर जाल फैला हुआ है, वो तेजी से
उसका विष शरीर के अंदर खून के साथ ऊपर नीचे हो जा सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज को सबसे पहले क्या रखना है, शांत रखना है कि आप शांत रखिए, कुछ नहीं होता है, बस बोल देना कुछ नहीं होगा, ऐसा ही सहारा दिया जाता है, वही तो प्राथमिक उपचार है, कुछ नहीं होता है। पीड़ित अंग को हिलने ना दे, अगर जितना मूवमेंट किया जाएगा उतना ब्लड का संचार बढ़ेगा। घाव के ऊपर कसकर पट्टी ना बांधे और न ही घाव को चीरे या चूसे नहीं। कई बार मूवी में देखा गया है कि जहाँ पे सांप काट देता है वहां पे लोग क्या करते हैं, जो क्या होते हैं वैदराज लोग होते हैं, वही से सांप के जहर को निकालते हैं चूस करके। तो ऐसा भी नहीं करना है। पहला काम क्या है, कई लोग क्या होता है बिच्छू या सांप का डंस जो होता है उस जगह को बहुत ज्यादा बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं, ताकि हमारा ये विचारधारा है कि बांधेंगे तो वहीं पे रहेगा जहर और नहीं फैलेगा। तो ऐसा नहीं, ब्लड अंदर संचरित हो रहा है वो तो जाएगा ही। कुछ ऐसे उपचार होते हैं जिसको ध्यान देंगे, ना ही घाव को चीरे नहीं तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। और हॉस्पिटल में आप कंफर्म हो कि आपको सांप ने काटा है तो ही आप एंटी स्नेक वाला इंजेक्शन लगवाइए। लगा था आपको? तो कौन फिर पिटती सांप? पानी वाले सांप को नहीं, जहरीले सांप होते हैं। सांप भी दो प्रकार का ना, विष वाले और विषहीन सांप होते हैं। ये तो सामान्य चीज है। अगर हीट स्ट्रोक होता है या लू लगता है तो सबसे पहले क्या ले, मरीज को ठंडी छायादार जगह पर, ये बहुत गंभीर समस्या होती है ना, जिसको हम लोग लू कहते हैं। लू बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक, शरीर को तेजी से पानी की कमी होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गीला कपड़े से शरीर पर लगातार पोंछ करके शरीर को ठंडा रख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको आपातकालीन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, 102 108 लगा करके। एम्बुलेंस का नंबर हो गया, और हमारे यहाँ तो 112 है, छत्तीसगढ़ में 112। ये सीपीआर देख लीजिए, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सेशन लिख लीजिएगा। सीपीआर क्या होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति अगर सांस थमने वाली होती है तो लगातार हम सीने को दबा करके फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड किट हर शासकीय संस्थानों में, स्कूलों में ये अनिवार्यतः रखा जाता है, प्राथमिक बॉक्स। यहाँ तक कि आप अगर वाहन भी चला रहे होते हैं तो वाहनों में, छोटी सी छोटी वाहनों में प्राथमिक जो उपचार का सामग्री है, फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाता है। आप लोग देखिए गाड़ी में रहता है, स्कूटी पहले से ही मिला रहता है, स्कूटी हो बाइक हो। कुछ ऐसे सामान है जो आप लोगों को काम आ सकता है। वैसे प्रश्न जो बनेगा वो थोड़ा सा अपने एडवांस लेवल पे होगा और वो कॉन्सेप्चुअल होगा, जिसको आप लोग वहीं पे डिसाइड करके बनाएंगे। क्या क्या हो सकता है एक मानक प्राथमिक उपचार में, उपचार किट में, फर्स्ट एड बॉक्स में डेटॉल होता है, सेवलॉन होता है, पॉविडीन आयोडीन जानते हैं, घाव पे लगाया जाता है, जो होता है वो स्कूलों में, या स्कूलों में तो मिलता ही है, हॉस्पिटल की तरह हॉस्पिटल में भी दिया जाता है। ड्रेसिंग के लिए ये एंटीसेप्टिक का काम करता है ना। ड्रेसिंग सामग्री में आपके पास कॉटन होना चाहिए, स्ट्रेट गॉस रोल होना चाहिए, चिपकाने वाली पट्टी होना चाहिए, बैंडेड्स होने चाहिए, मेडिकल टेप होना चाहिए। ये आपके घर में भी होना चाहिए ऐसा। तत्काल की दवाई, अगर लगातार बुखार है तो हॉस्पिटल जाइए, अगर तुरंत रिलीज चाहिए पैरासीटामोल का टेबलेट जो बुखार और दर्द के लिए काम आता है, ओआरएस का घोल जो डिहाइड्रेशन को कम करता है, और एंटीसीड, एंटासीड का सेवन कर सकते हैं। इतने सारी चीजें प्राथमिक चिकित्सा में आपके काम आते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी व्यक्ति को चोटिल या किसी बीमारी से ग्रसित हो गया है तत्काल, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले तक हम क्या कर सकते हैं उपचार, ये हमारे लिए प्राथमिक उपचार कहलाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये जीएस के हिस्से का भी है और आपके पर्यावरण का भी है और साइंस का भी है, सार्वजनिक स्वच्छता। पहले तो सार्वजनिक का कॉन्सेप्ट समझे, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सबका या सबके लिए, तो यूनिवर्सल कहलाता है। ऐसी स्थिति में सबके लिए स्वच्छता का जो कॉन्सेप्ट है उसको इसलिए जोड़ा गया है, पिछले सिलेबस में ये पर्यावरण में नहीं था। आप लोग पर्यावरण का जो दोनों सिलेबस मैच किए होंगे, बहुत सारी चीजें बदल गई है, कुछ हटा दिया गया है, कुछ डाल दिया गया है।
तो सार्वजनिक स्वच्छता का जो सेक्शन है वो भी पहले नहीं था। सार्वजनिक स्वच्छता का जो मीनिंग है, किसी भी समुदाय के लोग हो या समाज के लोग, सब, यहाँ पर कोई जाति वर्ग स्थान वर्ग की बात नहीं होती, सब लोगों की स्वच्छता की बात की जाएगी। अब सब लोग कहाँ कहाँ पे आते जाते हैं, ये हमारे लिए सार्वजनिक स्थान कहलाता है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की मनाही ना हो, सबके लिए जगह है, सार्वजनिक जगह जिसको कहते हैं, सबके लिए, किसी के लिए ना ही रोक होता है, ना किसी को विशेष स्थान मिलता है। जैसे हो गया सड़क, सड़क में कोई व्यक्ति चल रहा है तो सबके लिए है सड़क, पार्क सबके लिए है, मार्केट सबके लिए है, शासकीय भवन सबके लिए है। तो ऐसे स्थानों पर साफ सफाई स्वच्छता रखना, साफ स्वच्छता रखना, रोगाणु से मुक्त रखना, यही हमारे लिए सार्वजनिक स्वच्छता का कहलाता है। तो आप सब जगह पर आ रहे हो, जा रहे हो, वहां पर उस जगह का उपयोग कर रहे हैं आप, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उस जगह को स्वच्छ रखें। तो इसकी जिम्मेदारी के लिए दो चीज होती हैं, किसी भी उपाय के लिए, निवारण के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो नागरिकों के द्वारा होता है, ठीक, किसी भी चीज का निवारण, उपचार या बोलना चाहिए प्रयास, दो तरीके से प्रयास होते हैं, नागरिकों के द्वारा खुद किया जाने वाला प्रयास, दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला प्रयास। आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास अगर असफल होता है तभी गवर्नमेंट लाती है, पहले आपको आह्वान किया जाता है कि आप जुड़िए साफ सफाई से, आप लोग नहीं किए, उससे नहीं जुड़े, तो सरकार ने अपने तरफ से इस पर काम किया है। तो सार्वजनिक स्थानों पर जब गंदगी होती है या कचरा होता है या गंदगी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हटाने के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है, ये आपका प्रश्न बन सकता है। तो पहला काम ये होता है, सार्वजनिक स्वच्छता का जो प्रमुख घटक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समय समय पे स्वच्छता को लेकर, आज आप देखते हैं, आप जिस समय छोटे थे उस समय हमारे देशों या गांव या शहरों की साफ सफाई का जो तरीका था वो बहुत अलग था, बहुत सारी गंदगी आप अपने आसपास देखते थे। समय के साथ साथ बदलता गया है, बदलता गया है, और हमने स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूक, खासकर 2014 से एक मिशन आया था, स्वच्छ भारत मिशन, है ना। कब आया था स्वच्छ भारत मिशन? सीधा प्रश्न आ सकता है, स्वच्छता से है, 2 अक्टूबर 2014, ठीक, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आया हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था स्वच्छ भारत मिशन का? पूरे देश को स्वच्छ रखना, और उसी स्वच्छता के अंदर हर घर सुलभ शौचालय का निर्माण कराना, ये सबसे मुख्य उद्देश्य, ताकि जो बाहर गंदगी है उससे छुटकारा मिल सके। तो वैसे ही एक दूसरा एक सेगमेंट है ठोस कचरा प्रबंधन। आप लोगों ने देखा होगा, अब गांव गांव में कचरा को उठाने के लिए गाड़ियां आती हैं, पंचायत को भी अब अधिकार दे दिया गया कि आप अपने हिस्से में कलेक्शन भी करिए पैसा का और कार्य भी करिए, है ना। गांव स्वच्छ होना चाहिए, शहर स्वच्छ होना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट होता है, कचरे कई प्रकार के होते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरे का कॉन्सेप्ट समझते भी होंगे आप लोग, बहुत पहले से चल रहा है। तो समय पर कचरे को एक स्थान से उठा करके दूसरी जगह डंप करना, और उसका जब डंप किया जाता है तो सही डंप करना या फिर उसको रिसाइकिल करना। 3R का कॉन्सेप्ट था पहले, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ये हो गया कचरा प्रबंधन के, अभी और इससे आएंगे। दूसरा स्वच्छता का कॉन्सेप्ट ये होता है कि, ये तो कचरे की बात होगी, दूसरा है नालियों का अपशिष्ट जल जो होता है, नाली का जल होता है, उसको सही सही तरीके से उचित मार्ग के द्वारा बाहर फैला दीजिए। अगर किसी जगह पर, स्थान पर जल भरा हो गया, चाहे सड़क पर हो चाहे नाली पर हो, तो ऐसे स्थिति में मच्छर पनपेंगे, और मच्छर से क्या होता है? बीमारियां होती है ना। एक बीमारी केवल मलेरिया ही नहीं होता, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, मक्खी भी आएंगे गंदगी से। तीसरा जो है स्वच्छता का कॉन्सेप्ट ये है सार्वजनिक स्वच्छता का, ये सभी सार्वजनिक स्थानों की बात की जा रही है ना। पहले स्थिति में था, कुछ सालों पहले हमारे पूरे गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में लोग खुले में शौच करते थे। ऐसी स्थिति में गंदगी बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत महामारी से पीड़ित होते थे। उसको ध्यान में रखते हुए वही स्वच्छ भारत का मिशन का उद्देश्य था कि शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
शौचालय की जो व्यवस्था है वो दो तरीके से होती है। कोई व्यक्ति सक्षम है तो अपने घर पे या स्थान है तो अपने घर में शौचालय निर्माण करेगा, या नहीं है, या बहुत ऐसे झुग्गी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर रहने के लिए उन लोगों की जगह नहीं है, तो शौचालय निर्माण की तो बात ही नहीं हो सकती, या फिर आर्थिक स्थिति तंगी के कारण नहीं बना पाते। तो ऐसी स्थिति में शहरों में भी आप लोगों ने देखा होगा सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हर गांव में भी बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय बनाया जाता है, नियमतः बनेगा ही। तो किसको कम करना है? जो ओडीएफ जिसको कहा जाता है, इसको लागू करना। खुले में शौच मुक्त ग्राम ऐसा आता था स्वच्छ भारत मिशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में पीने के पानी, वो भी स्वच्छता से जरूरी है। जहां पर भी आप पानी का सेवन कर रहे हो, पानी पी रहे होते हैं, वो पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। और इस सब की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है और गवर्नमेंट की होती है। दोनों प्रयास कर सकते हैं सबको कराने के लिए। आप पानी कौन सा पी रहे हैं? अगर यहाँ पर पानी सप्लाई किया जा रहा है तो वो क्या फिल्टर है तो कितनी मात्रा में फिल्टर है? पानी की जांच हो रही है कि नदी का पानी आता है आप लोगों के पास, यहाँ रहते हैं तो उसी का तो पानी पी रहे हो ना। नदी के पानी में, नदी के पानी का कलर भी देखेंगे आप, इस मौसम में जिस पानी का बहाव नदियों में हो रही है, वो कितने सारे गंदगी वाले पानी बह रहे होंगे। वो अगर नल के माध्यम से आता है, फिल्टर नहीं हुआ, तो आपको हैजा हो सकता है, महामारी फैल सकती है। इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि स्वच्छ जल का जो स्वच्छ जल का जो उपलब्धता है वो निश्चित रूप से अच्छे में लोगों तक पहुंचे। ठीक, 4-5 बिंदु था। अब देखिए कैसे कैसे हमारे यहाँ पे बीमारियां फैल सकती है अगर इसका महत्व अपन नहीं समझे तो। अगर हम इस 4-5 क्षेत्र की स्वच्छता की बात करते हैं और उस पर अच्छा से हम ध्यान दिए तो कई सारे बीमारियों को लोगों को बचाया जा सकता है। लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो जब महामारी फैलेगी सरकार का ही दबाव बढ़ता है ना। और ऐसी स्थिति में कई ऐसी महामारियां भी फैल सकती है, संक्रामक बीमारी हो सकती है लोगों को। मलेरिया, डेंगू और पेट संक्रमण जैसे डायरिया हो गया। टाइफाइड किससे होता है? दूषित जल से होता है। हैजा भी दूषित भोजन और जल से होता है। दूसरा चीज, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका क्षेत्र स्वच्छ रहेगा, सार्वजनिक स्वच्छता का ध्यान देंगे, तो आपका जो आर्थिक बोझ है वो कम हो जाएगा। स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा पैसा चला जाता है ना। तो बीमारी की कमी किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा व्यय को कम करने का सबसे बड़ा उपाय होता है। इसलिए पहले स्वस्थ रहिए, उसके बाद अगर आपके दो तरीके हमने बताए हैं। एक पहला तरीका होता है कि आप बीमारी होने ही ना दें, दूसरा हो गया तो उपचार करिए। दोनों माध्यम से आप जिंदा रह सकते हैं। तो आपको जब बीमारी हो गई और जिंदा रहना होगा तो आपको व्यय करना पड़ेगा, चिकित्सा व्यय। अब आर्थिक बोझ बढ़ जाता है ऐसे में। पर्यावरण संरक्षण पॉइंट भी देखेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। पर्यावरण संरक्षण भी होता है। अगर लगातार जलवायु मृदा प्रदूषण नहीं होता रहेगा तो सभी चीजें फिर से स्वच्छ हो जाएंगी और हर चीजें आपको संतुलित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। अगला है पर्यटन और सौंदर्य शास्त्र। एक बहुत बड़ा ये साइंस का क्षेत्र है, पर्यटन विज्ञान और सौंदर्य शास्त्र का जो क्षेत्र है। स्वच्छ शहर, सार्वजनिक स्थल, आप जहाँ पे घूमने जाते हैं वहां भी कहा जाता है कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, है ना। जितना अच्छा क्षेत्र रहेगा उतना आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, टूरिस्ट बनकर घूम सकते हो। कई जगह पे जाने के बाद इतना ज्यादा कचरा दिखता है, इतनी गंदगी दिखती है। जैसे आप एग्जाम्पल है, इलाहाबाद गए होंगे, है ना। इलाहाबाद जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें, जैसे गंगा घाट, बनारस का जो घाट है, नॉर्मली घूमे तो आप 2-4 घंटे के बाद आप गंदगी से परेशान हो सकते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जैसे साउथ चले जाइए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखेंगी। स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर से याद आया कि पूरे देश में कौन सा ऐसा शहर है जो स्वच्छ शहर के रेटिंग में सबसे आगे है? इंदौर। लिख लेंगे, इंदौर शुरू से ही सबसे टॉप स्वच्छ शहर में शामिल होता है। और इसका जो प्रकाशन होता है हर साल, स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट आता है। स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे स्वच्छ जो शहर है पूरे देश में वो है इंदौर। और छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे
स्वच्छ जो शहर है राज्य में वो है अंबिकापुर। ये कभी पूछ दिया आपको तो ध्यान रखें, इंदौर बहुत दिनों से टॉप में है। चलिए, एक डेटा है, डेटा बैंक हमारे यहाँ पर स्वच्छता को लेकर के स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया था, शहरी और ग्रामीण। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता थी ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छता को लेकर काम करने की, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, वो है 2 अक्टूबर 2014 को आया था SBM। इसका शॉर्टकट में नाम है SBMG, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अभी ऐसा वाला भी आता है, सुने होंगे, आप बताएंगे, इसका फुल फॉर्म बताएंगे। ये किस विभाग का है ये भी बता सकते हो आप, या कौन सा कार्यक्रम है। आप सुने हैं जी राम जी को, आप भी सुने हैं। ये सुने तो होंगे, है ना। अब मनरेगा नहीं बोला जाता, मनरेगा का नया नाम आ चुका है जी राम जी ग्रामीण। ठीक, इस सब का फुल फॉर्म आप खोजिए और पढ़िए। न्यूज़पेपर इसलिए तो कहा जा रहा है नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। उद्देश्य क्या था अब तक का, ये है कि हमारे पूरे भारत में ये बहुत तेजी से मुहिम के रूप में चलाया गया था, और एक ऐसी कहना चाहिए एक ऐसा परिवर्तन हमारे देश में हुआ है कि जितनी सारी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के अनुपलब्धता के कारण से गंदगी फैल रही थी, सब सिस्टम सुधर गया इस मामले में, है ना। खुले में शौच के मामले में ये पूरा सिस्टम सुधर गया है, और हर गांव को, पंचायतों को ये अधिकार दिया गया था कि आप, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है, उस आवास योजना में भी आपको स्पेशली शौचालय निर्माण के लिए पैसा भी दिया जाता है, अगर नहीं है तो। कितने हजार रुपये दिया जाता है, 12,000 शौचालय निर्माण के लिए, और पहले से है तो वो नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे क्षेत्र को पहले से जो थे झुग्गी बस्तियों क्षेत्र में भी सार्वजनिक शौचालय निर्माण करके भी वहां पर भी स्वच्छ भारत मिशन का आंकड़े आपके लिए सेकेंडरी है ना, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आंकड़े कभी भी चेंज होते रहते हैं। ये 25 के आंकड़े हैं, अभी 26 का डेटा कब आएगा, 26 का डेटा 26 के बाद आएगा, 2 अक्टूबर के बाद, तो ध्यान रखें। अब बताइए आपके क्या कर्तव्य हैं, नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। कचरा मैनेजमेंट, देखिए कचरा हमेशा कहाँ डालना है, कूड़ेदान में डालना है, गीला कचरा और सूखा कचरा। जब ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 आया था, फिर से 19 में आया कचरा प्रबंधन, उसमें कॉन्सेप्ट था कि कचरे जगह पे 2 बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स और एक 2 बॉक्स हरा, वही था। तो सूखा कचरा और गीला कचरा का कॉन्सेप्ट आया था, उस पर अमेंडमेंट हुआ है अभी रिसेंटली, और पूरा अधिनियम को ही बदल दिया गया है, अभी शामिल किया हूं मैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गंदगी फैलाने, खुले में पेशाब शौच करने से बचना है, क्योंकि इससे पनिशमेंट रखा गया है। ये सभी चीजें अगर करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से, नगरीय निकाय की तरफ से हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, इस पर भी बैन लगा हुआ है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। आपको अगर प्लास्टिक बॉटल पानी पी रहे हैं, पीने के बाद उसको क्या करना है, पानी पीते हैं उसमें, वो सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाता है, एक बार उपयोग करना है उसको, उसके बाद उसको फेंकना है, और ऐसा फेंकना है कि डबल, लेकिन आपको पिलाया जाता है ना, क्यों, उस पर लिखा भी रहता है उपयोग करने के बाद, देखिए लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सहेज सकते हैं। इसके लिए मना है, जितने भी पॉलीथीन है उस पर प्रतिबंधित है, तो हमारा जो कर्तव्य है इसका उपयोग कम से कम करें। इसी संदर्भ में एक आया भारत, सुने हैं, सर्वर बंद सबके 15 दिन में ऑटोमेटिक स्वच्छता ही सेवा,
मैं बताया था, हुई तो भी नहीं हो तो भी बता दूं। ये पिछले साल कब मनाया गया था? 17 सितंबर को ये शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर तक चला था। ये पखवाड़ा आता है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। हर शासकीय संस्थानों में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सब जगह पर लोगों को इकट्ठा करना है, जागरूक करना है, रैली निकालना है, काम हम लोग करते हैं। तो हर दिन जानकारी भी इस पे दिया जाता है कि आप क्या इस पे काम किया है। भौजी जी मत लोगों बोले, बनाना, भाभी बोले कर, रैली इज्जत से बनाना, भौजी गलत पढ़ो। रैली बनाना, कॉलेज के लोग ये होंगे, सब करवाते रहते हैं पहले। खाते कर भौजी वहाँ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होता है। ये हो गया आपकी भूमिका। लिखा हुआ है स्वच्छता ही सेवा पिछले साल का। अक्टूबर। प्रशासनिक भूमिका क्या है कि सरकार सड़क और सार्वजनिक स्थलों की सफाई वो कर रही होती है। कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन प्लान को आधुनिक बनाया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि कचरा को संग्रहण करने के बाद डंपिंग का भी व्यवस्था किया जाता है कि शहर से दूर हो और उसको जमीन में दबा करके रखा जाए। कई बार रिसाइकल भी होता है, बहुत सारे ऐसे कचरे होंगे उसको अलग किया जाता है। जितने प्लास्टिक कचरे होते हैं उसको फिर से रिसाइकल करके फिर से बॉटल बनाया जाता है। लोहे के टुकड़े हैं तो लोहा बनाया जाता है। सबका वर्गीकरण किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा सर्कल चलता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नाम में ही प्रबंधन लिखा हुआ है। कचरे को कहीं भी फेंक कर आप लोग जितने भी कबाड़ी वाले घूमते हैं, कबाड़ी वाले लोग करोड़पति हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत ज्यादा रेट में गवर्नमेंट उनसे खरीदती है। आप भी कर सकते हो काम। मतलब आपको कचरा बिनना नहीं, सिस्टम है कि जब कचरा कलेक्ट करते हैं तो उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट या फिर रिसाइकल कंपनी है वो नॉर्मल आप आपके वो 5 रुपया में खरीद के आता है। पेपर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती है, आपको साइकिल किया जाता है। टुकड़े प्लास्टिक के हो गए, छोटे कैमरा लगाना है, बनाया जाता है, वो छत पे चलता है। अपने अंबिकापुर में करे हो भाई, इससे नहीं पीओपी और शहर है अंबिकापुर, यहाँ पे गार्बेज कैफे, गार्बेज का मतलब कचरा होता है, कचरा का कैफे। कौन सा गाड़ी देख रहा कैफे में आपको कचरा लेके जाना है, वहां 1 किलो कचरा ले गए तो 10 रुपये मिल जाएगा आपको, या नाश्ता मिलेगा, पैसा नहीं मिलता है। वहाँ भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है, खाने के लिए। कहाँ लेके जाना है? टोयोटा लैंड क्रूजर। तो लोग देखिए कितना अच्छा दिमाग लगाया गया है, जहां भी मिल जाता है। गवर्नमेंट ने इससे पहले तो गोबर भी उठवा रही थी, है ना। आपको आय के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है। आप तैयारी करे जा रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और उसको नियमित रख रखाव, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जो जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं या सामुदायिक शौचालय है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये काम हम लोग करते हैं। स्कूल कॉलेज मीडिया के माध्यम से स्वच्छता अभियान लगातार। अभी जो पखवाड़ा आएगा इसका स्वच्छता पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है। स्वच्छता ही सेवा 3-4 सालों से चल रहा है, पूरा प्रशासन इसमें काम करता है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 जैसे योजनाओं में सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो ये भी देख लीजिए, स्वच्छता ही सेवा कब से शुरू किया गया था, ये शायद ही पूछेगा। ये करंट अफेयर जैसे चीजें तो हमारे इस शिक्षक भर्ती में नहीं है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि स्वच्छता ही सेवा, कुछ ऐसे योजनाएं हो सकती हैं स्वच्छता को लेकर के जो लाइन टू लाइन आपको क्रम में सेट करने पूछ दिया जाए। ठीक, ये देखिए अभी लेटेस्ट ये आया हुआ है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। अधिनियम पहले से बन चुका है 2016 में, उसके बदले इसको लाया गया है अभी 1 अप्रैल 2026 को। लिखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। ठोस या गीला कचरा मैनेजमेंट का जो प्रदूषण है का जो है, पर्यावरण का जो है, जितने क्षेत्र होते हैं वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक, इसमें क्या हो रहा है अब देखिए, पहले आप लोगों को 2 ही प्रकार के बॉक्स मिलते थे
जिसपे सूखा कचरा और गीला कचरा आप डालते थे। अब आपको 4 प्रकार के डब्बे को लेकर काम करना है। पहला जो डस्टबिन होगा, हरा डस्टबिन, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें अभी भी कौन सा कपड़ा होगा, गीला कचरा को डालेंगे, जैसे रसोई का कचरा हो गया, फल सब्जी हो गए, छिलके हो गए, बचा हुआ खाना है, उसको आप सभी लोग अपने घर में कितने बॉक्स रखेंगे, 4 बॉक्स रखेंगे। यह सार्वजनिक इस स्थानों पर ये रहेगा, कहने का मतलब है इस रूल्स के हिसाब से। नीला कचरा डब्बा जो होगा सूखे कचरे के लिए, जिससे प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया, कागज हो गया, कांच धातु, उसको डाल दिए। लाल डस्टबिन सैनिटरी कचरा जिसको कहा जाएगा, जिसमें डायपर है, सैनिटरी पैड है, नैपकिन है, उसको रखा जाएगा। काला डस्टबिन विशेष देखभाल कचरा होता है, जैसे लाइट बल्ब फूट गया, उसको आप किसी में भी नहीं डाल सकते। जो कचरा उठाने वाला होगा उसको चोट लग सकती। उसको कचरा वर्गीकरण का एक सिद्धांत है ना, गार्बेज क्लासिफिकेशन का सिद्धांत ही हम कचरे को कैसे अलग करते हैं, तो जनता ही इसको अलग करके दे दी तो परेशानी नहीं होगी, ये इसका मुख्य काम है। सीएफएफ बल्ब हो गया, उसके बाद थर्मामीटर टूट गया है, या कोई दवाई है, या किसी प्रकार का डिजिटल उपकरण है, उस सबको काले बॉक्स में रखा जाता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि आप रूल्स को नहीं मानते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में डांड। कौन लगाता है? हमारे यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आप ध्यान से समझेंगे तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको लिखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई सर्च करके लिखेंगे, 1984 या 80। और हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1974-75 अपडेट में साथ में लिखा, इसलिए संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये पूछा जाता है, और ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ये हिस्सा है। बड़े कचरे उत्पादक जो होते हैं, कई ऐसे कंपनी होती है जो बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट, ऐसे स्थिति में वहां पर भी कचरा बन रहा हो, इकट्ठा हो रहा होता है, रिसाइकलिंग की व्यवस्था वो खुद करे। ऐसा गवर्नमेंट का स्कीम है। डिजिटल ट्रैकिंग और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप ध्यानपूर्वक इसको कर सके। प्रतिबंध 74 है क्या? नहीं रहता ध्यान भाई, वही 74 लैंडफिल पर प्रतिबंध है। कुछ ऐसे कचरे होते हैं स्वच्छता के मामले में जो जमीन दबा दिए जाते हैं, पहले मैं खोज के बता दे, ठीक है, जमीन पर दबे दबे कभी, हाँ, लेकिन कुछ कचरे प्लास्टिक हो गया, वो वैसा रहेगा, तो उसको जमीन के अंदर दबाने की अनुमति चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे रिसाइकल करके खत्म किया जाना है। आप लोग पुलिस वाला है मोड़ दुकान कोई 2500 डाल दे, ठीक है। उस पे कचरा वाले में या फिर स्वच्छता वाले में ध्यान रखेंगे, मानव स्वास्थ्य में स्वच्छता के बारे में जितनी सारी चीजें हैं आपको नए नए बैंक में बाजू ये गया था, पालन करके बुला लेडीज एकदम आधा पे होने वाला रहा है, छात्र समझ रहा था पहले सभी चीजों से अवगत हुए हर चीजों से, लेकिन आप लोग कुछ मामलों कटे हुए हैं, अन्य चीजों की जानकारी आपको नहीं है। मैं बोला बाहर बुला करके फोन करी सकता बाहर, अच्छा होनी चाहिए कि ये क्या होता है, तो उसको सर्च करिए। प्रश्न तो उससे ये कर खाता भाई कहाँ प्रश्न है तो उसका उत्तर भी आप लोग ढूंढिए। अब क्या प्रश्न ढूंढना है ये भी आप लोगों के लिए बंद कीजिए। जब परसों 40 का पूछने
अरे दूसरा का डाल, बताइएगा। चलिए, अब कानून व्यवस्था की बात है, आप कितना कानून जानते हैं अभी पूछता हूँ आप लोगों को। जल्दी से, छोटा टॉपिक है, और ये छोटा टॉपिक के साथ साथ जो इकाई 7 है सहायक शिक्षक का, इकाई 7 वाला जो पर्यावरण का हिस्सा है, वो उसके लास्ट टॉपिक है। ये पूरे नए टॉपिक हैं जो पिछले में नहीं थे, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना होगा। कानून व्यवस्था के बारे में सामान्य प्रश्न आएगा, और सामान्य प्रश्न को कैसे लेना है। कानून व्यवस्था का मतलब होगा कि सरकार आपको बहुत सारे अधिकार देती है ना, अधिकार देती है, और अधिकार देती है तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारी भी दी गई है। सरकार आपको अगर अधिकार देती है, संविधान देता है हमको अधिकार, कितने अधिकार हैं? मूल अधिकार हैं आपके पास, मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं आपके पास? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उसके साथ साथ आपको 6 से जस्ट डबल 11 आपके कर्तव्य भी हैं, है ना। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो आप कुछ नहीं कर सकता कोई। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि संविधान के द्वारा बनाया गया जो नियम है, कानून है, उस कानून व्यवस्था पे आप जैसा कानून सम्मत रह रहे हो वैसा ही रहें। कानून का या नियमों का आप उल्लंघन करते हो तो सरकार कानून के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जेल जाने से बचना है तो लोग बोलते हैं कानून का डर मत दिखाओ, तो कानून से डरना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ही सबसे बड़ा कानून है हमारे यहाँ पे। जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधान है, उसको लेकर आप चलते रहिए। थोड़ा सा भी उल्लंघन हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई। तो कानून में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको आपको जाननी चाहिए, तो उसके बारे में ये आपको समझना है। कानून व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा समझना है, आपको कुछ ऐसे सुरक्षात्मक नियम भी जानने होंगे। आप अपनी सुरक्षा के प्रति कितने अवेयर हो, खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक हैं, ये भी जरूरी जानना है। तो ध्यान देंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कानून व्यवस्था की, उसके बाद बात करेंगे सुरक्षा की। किसी भी देश में सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय ढांचे को अच्छे से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संविधान या भारत की कानून व्यवस्था को ध्यानपूर्वक मानना पड़ेगा। और इसके लिए 4 चीजें, 3 चीजें हैं क्या, 3 स्तर पर विभाजित किया गया है। पहला तो आपको कानून व्यवस्था का कहीं भी उत्पात आप नहीं मचा सकते, है ना, कहीं भी दंगा नहीं कर सकते। किसी को भी आप रास्ते में जा रहे हो, किसी को भी एक झापड़ मार के चले जाओगे क्या? नहीं जा सकते। क्यों मारोगे उसको? अगर लड़ाई भी होना है तब भी लड़ाई भी नहीं हो सकते, हो रहे हो तो कानून के हिसाब से आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो पहला चीज होता है लोक व्यवस्था और शांति, कानून व्यवस्था का हिस्सा है। दूसरा है, कानून में एक नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है और आतंकवादी रोधी कानून की बात आती है, इस पर भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कानून होते हैं जो पब्लिक ऑर्डर और पीस के लिए हम कानून बनाए, हम का मतलब है गवर्नमेंट कानून बनाई है कि लोगों के बीच शांति व्यवस्था बनी रहे, अच्छे से देश चलता रहे। दूसरा एक कानून हमारे पास उपलब्ध है, हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाए। आतंकवाद रोधी कानून, जैसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना, प्रोटेस्ट जो चल रहा था, धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इसको ध्यान में रखते हुए कई लोगों का मानना है कि जो इस्तीफा हुआ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, इसी बीच अगर कोई ऐसे व्यक्ति वहां पे शामिल हो जाता है जो पहले से भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहा होगा, कोई भी कहीं से आ रहा है, जा रहा है, तो हमारे देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। तो उसको ये ना हो जाए, बड़ी घटना ना घट जाए, उनके आड़ में कोई बहुत बड़ा घटना ना कर दे, उस परिप्रेक्ष्य में लोगों का कहना है, उस परिप्रेक्ष्य में भी ये चीजें उसको रोकने के लिए किया गया है, कुछ लोगों का मानना है। आतंकवाद जो रोधी कानून है, हमारे यहाँ बहुत सारे आतंकवाद रोधी कानून है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर कोई हमारे देश में प्रवेश करता है तो उसको संदिग्ध ही माना जाता है अगर इलीगल रूप से भारत में प्रवेश करता है। इतना सब चीज जानते होंगे आप लोग, मूवी वगैरह भी देखते होंगे, है ना। कौन कौन से ऐसी मूवी पूछूंगा जिसमें बाहर से जो लोग आते हैं भारत में उसको माना जाता है गैर प्रवासी, और प्रवासी गैर प्रवासी भी जानते होंगे। प्रवासी किसको कहते हैं? प्रवास। आप लोग प्रवासी हैं कि गैर प्रवासी हैं? आप लोग मूल निवासी हैं, ठीक है।
चलिए तीसरा होता है, ये तो हो गया देश की सुरक्षा के हिसाब से कानून बना हुआ है। कुछ ऐसे कानून भी बने हैं कि हम देश में बोल सकते हैं कि एक मिनट, देश की स्थिति को अच्छे से समझने के लिए, आतंकवाद की रोकथाम के लिए। तीसरा जो होता है पर्सनल और कार्यस्थल पे सुरक्षा, इसको लेकर के अभी बहुत सारे कानून बने हुए थे, नियम बने हुए थे कि अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है, गवर्नमेंट की भी है आपके बचाव के लिए। कार्यस्थल पर सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षाओं के लिए महिलाओं को हर कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम आया था। अधिनियम जो क्या था, 2013 में निर्भया कांड के बाद एक आया था कार्यस्थलों पे महिलाओं के उत्पीड़न से सुरक्षा, 2013 कानून। उससे पहले उस विशाखा गाइडलाइन भी आया था कि महिलाओं को किसी भी कार्यस्थल पर किस प्रकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो देखते हैं एक एक करके जल्दी से। भारतीय संविधान के तहत लोक व्यवस्था और पुलिस मुख्य रूप से हमारे राज्य का विषय है। हमारे कानून व्यवस्था में को संभालने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो पुलिस हमारे कानून व्यवस्था को मेंटेन करती है, लोक व्यवस्था दोनों हमारे राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची किसको कहते हैं, जिसकी देखभाल राज्य सरकार करती है, उसकी भर्ती अपने हिसाब से नियम कानून बनाती है राज्य के लोगों के लिए, वो राज्य सूची का विषय कहलाता है। पुलिस राज्य का विषय है। इससे लिए हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने के लिए एक नया आया है। आप लोगों ने आईपीसी सीआरपीसी तो सुना होगा, आईपीसी, और एक था सीआरपीसी। सीआर को आर छोटा लिखा जाता है, सीआरपीसी। आईपीसी का पूरा नाम बताएंगे आप लोग, इंडियन पेनल कोड। ये अभी का नहीं है, हमारे यहाँ पर भारत का जो ब्रिटिश शासन था भारत में, उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश में एक कानून लाया था। ये सन था 1860-62, 1862 है, 60 से 62। और इंडियन पेनल कोड कहा जाता है। इसमें बहुत सारे धाराएं थी। धाराओं में ये था कि अगर कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध की परिभाषा थी कि क्या अपराध होगा। उसके बाद सीआरपीसी, सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक, सीआरपीसी का इनका नाम अभी गवर्नमेंट ने नाम बदल करके अलग अलग नाम दिया है, भारतीय नाम दिया है। जो धाराएं थी इसको भी बदल दिया गया है, किस किस धाराओं में क्या क्या प्रावधान था सबको बदल दिया गया। जैसे आईपीसी की धारा 302 सुने होंगे, ठीक है, क्या होता है 302? पहले लोगों को धारा मालूम होता था। आईपीसी की धारा 302 के तहत जज बोलता था ना, क्या होता है भाई, हत्या के आरोप में कैद या फांसी, है ना। तो 302 दिखाता है कि किस अपराध के लिए कौन सी सजा दी जाती है। हत्या की परिभाषा, हत्या कर दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी, और उस सजा का प्रक्रिया क्या होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होकर के उनको सजा दिया जाएगा, उसको इसमें लिया जाता था। तो ये सीआरपीसी चेंज हो गया है। सीआरपीसी में एक है, हम बात कर लेते हैं इसमें लोक व्यवस्था में। आईपीसी सीआरपीसी कहता है कि अगर आप सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हो तो एक कभी कभी किसी जगह पर बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दंगा करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कौन सी धारा लगाई गई है, सुनते हैं, धारा 144 लगी है, धारा 144 लगी है। वो अब चेंज हो चुका है, 144 की जगह बीएनएसएस नाम है इसका, इसके 187 में आ गया है। लोक व्यवस्था में किसी भी आपातकालीन स्थिति में, दंगे में, ध्यान रखेंगे महामारी में भी धारा 144 लगता है। तो इस खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा एक धारा 144 लागू किया जाता है। तो अगर ऐसा कर दिया जाता है तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे, इकट्ठा अगर हो गए तो पुलिस उनको पकड़ करके जेल में डाल सकती है।
वैसे ही आप बिना किसी गवर्नमेंट के अनुमति के 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर किसी भी कार्रवाई के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, जिससे क्या हो सके, अशांति फैल सके। आप लोगों को पता होगा कुछ लोग जैसे हड़ताल करते हैं, हड़ताल कर लिए, हड़ताल करने कई लोग जाते हैं, टीचर लोग हड़ताल बहुत करते हैं, ऐसा आप लोगों को कहना होगा, है ना, शिक्षा कर्मी खाली हड़ताल था ऐसे बोलते हैं। तो हड़ताल क्यों, हड़ताल करने का प्रक्रिया क्या होता है, अगर आप किसी भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं, आप लोग भी कई छात्र इकट्ठा होते हैं ना, उससे पहले संबंधित थाना को लिखित सूचना देनी पड़ती है कि हम 50 लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठेंगे, इतने बजे बैठेंगे, हमको सुरक्षा दी जाए। तो 2 पुलिस वाले वहां मिलते हैं, 50 लोग बोला गया था, 500 लोग इकट्ठा हो गए तो उन्हीं लोग डंडा मारेंगे आपको, है ना। तो यही है, उनके पास एक सशक्त आधार होता है कि आप 5 से अधिक हैं और आप अशांति फैलाने की स्थिति में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। आईपीसी भी वही है, शांति भंग करने, दंगा भड़काने, लोक सेवकों को कार्य में बाधा डालने के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान होता है, ध्यान रखेंगे। खैर उसमें तो मैं नहीं आ रहा हूँ, आईपीसी सीआरपीसी में थोड़ा सा मेजर अंतर होता है, आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखिए। कानून कब कब बना है, क्या क्या नाम से इसको बनाया गया है, पीडीएफ में मैं दूंगा, इसको पढ़ लेंगे आराम से, किसको आईपीसी कहते थे, किसको सीआरपीसी कहते थे। आप लोग इसको देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये सुने हैं, इसको लिख लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या होता है, हमारे यहाँ पे किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा दंगा उत्पन्न हो रहा है और दंगा भड़कने की आशंका होती है, तो ऐसी स्थिति में उस जगह पर गवर्नमेंट, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, रासुका लगाया गया है, रासुका लगाया गया है, सब बोला जाता है। रासुका का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग गया। अब ऐसी स्थिति में वहां पर सभी व्यक्तियों को वहां से हटाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, गवर्नमेंट को, कानून व्यवस्था अर्थात पुलिस को लगता है कि ये संदिग्ध है, ये अपराध कर कर सकता है, तो उनको बिना कुछ बताए, बिना वारंट के उनको नजरबंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे क्षेत्र पे ऐसे होता है, जो लीडर होते हैं उसको पहले उठा लिया जाता है, ठीक। अब लीडर उठ गए तो क्या काम करना था किसी को नहीं पता है, तो सब अपने अपने क्षेत्र में भाग जाते हैं। तो रासुका अपने आप में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने कर, लोक व्यवस्था को ध्यान में रख करके रासुका लगाया जाता है। एनएसए भी कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 से ये प्रचलन में है। हमारे यहाँ पे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम भी लाया गया है। आप अगर सरकार के कानून के खिलाफ बार बार वही काम कर रहे हैं, जो सरकार ने नियम बनाए हैं, उसको लगातार तोड़ रहे हो, तो उसके लिए भी आपके लिए कानून है। अगर ऐसा करते हो लगातार, तो आपको विधि विरुद्ध कार्य के हिसाब से सजा हो सकती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी जैसी गतिविधियों में शामिल है, उसको आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध करने और किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति सरकार को है। आप लगातार वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो आतंकवादी आपको बना दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। देश में आतंक फैलाने या फिर लोक व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आया था यूएपीए। ये सब तो आज तक नहीं पढ़े होंगे कभी, है ना, सामान्य ज्ञान का ही हिस्सा है। और न्यूज़ देखेंगे आप लोग, जब न्यूज़ देखते हैं, आज से आदत बना लीजिए, भर्ती तो अलग है जीवन में, कभी किसी जानकारी को समाचार पत्र पढ़िए, हर पेज हर जानकारी को पढ़िए। अभी शिक्षक भर्ती का पढ़ना है, 2 महीने बाद तो आप फ्री हैं, टीचर बन जाएंगे, तो पेपर पढ़िएगा, है ना, क्योंकि कोई बाकी से उम्मीद ना करे तो पूरे शिक्षक से सब लोग उम्मीद करते हैं, ये सब जानते होंगे, टीचर है तो कैसे नहीं जानेंगे। अब भले भाई वो साइंस पढ़ के गया है, उसको मैथ्स कैसे आएगा, उसको आर्ट्स कैसे आएगा, लेकिन बच्चों का या पेरेंट्स का ये उम्मीद रहता है कि ये टीचर है मतलब सब जानते हैं, ये होता है। तो आपके लिए चैलेंज रहेगा, गणित भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, सब विषय आने चाहिए। तो यहाँ पे पेपर पढ़िए, हर विषय को पढ़िए। जैसे आज मान के चलो कुछ ऐसी जानकारी है कि कचरा वाला भी बात है कि नगर निगम ने कार्रवाई की, नगर निगम ने बाजार में पॉलीथीन बेचने वालों पर कार्रवाई की। अब पढ़िए उसको, हर न्यूज़पेपर के नीचे में ये लिखा रहता है कि किस अधिनियम के तहत अधिकारी ने कार्रवाई की है, वही तो सामान्य ज्ञान है। कार्रवाई की तो हेडिंग समझ में आ गया,
तो कचरा प्रबंधन अधिनियम के तहत कौन से एक्ट में, कौन सी धारा में कार्रवाई की जाती है? किसी के यहाँ पे बहुत सारे शराब बरामद हो गए, हेडिंग है अवैध शराब जब्त, पेपर में आता है। आप क्या करना है, पकड़ा है तो दारू क्या करना है, ऐसा नहीं, पढ़िए उसको। उसमें लिखा रहता है आबकारी एक्ट के तहत, आबकारी एक्ट में धारा भी लिखी रहती है 34(2) और 34(4), उसके तहत जब्त की जाती है। तो वो लगातार पढ़ने से तो समझ में आएगा ना। हत्या हो गई है किसी के यहाँ, उसको पढ़िए किस धारा के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये सब चीजें कुछ समय बाद नहीं पढ़ना होता। आप जीएससी पढ़ रहे हैं बस न्यूज में, ऐसा नहीं होता है। जब प्रशासक बनते हैं कोई लोग, तो कैसे उनको मैनेज किया गया होगा, किसी प्रशासन के द्वारा उसको कैसे हैंडल किया गया होगा, इसकी जानकारी मिलती है। प्रशासन चलाना होगा तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए हेडिंग हेडिंग, बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। टीवी देखते हैं, जितने केस चलते हैं देखिए, सुनते रहिए उसको, कोई ना कोई धारा एक किस कारण से क्या लगा हुआ है सब बताते रहते हैं। तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है सब चीजें, धीरे धीरे फिर आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। उसके बाद है आईटी वाला भी है आपके यहाँ पे, साइबर सुरक्षा आईटी अधिनियम 2000 आया था, इसको ध्यान रखेंगे। साइबर सुरक्षा अधिनियम 2000 जल्दी से देखेंगे। आज के समय में क्या हो रहा है, डिजिटल अपराध बढ़ रहे हैं, है ना। इस पर डेटा चोरी होती है या हैकिंग हो जाता है, आपका फोन हैक हो जाएगा, पर्सनल डेटा लीक हो जाता है। साइबर अपराध के लिए भी ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी भी व्यक्ति को परेशान भी करता है, तो ऐसे मामले में साइबर सुरक्षा अधिनियम आईटी एक्ट के तहत, ये इतना खतरनाक है आईटी एक्ट वाला जो है। आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं ना, तो आप आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो कल से पूरा अनइंस्टॉल कर देंगे आप, इतना खतरनाक है। आप कितने, आपके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। अभी भी फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, कुछ भी बोला जा रहा है उसको लाइक कर देते हैं, कुछ कमेंट्स कर देते हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो राष्ट्र विरोधी बात हो सकता है वो किसी फेक आईडी का आतंकवादी हो जो ऐसी अफवाहें फैला करके। तो आईटी एक्ट बहुत खतरनाक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आईटी एक्ट का एक है, आईटी एक्ट की धारा 66, 67, आईटी एक्ट की धारा है 66, 67, अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी होती है तो आपको कुछ भी नहीं बोलना होता है ना। अभी सरगुजा क्षेत्र, अंबिकापुर क्षेत्र में एक पटवारी थे, पटवारी ने क्या किया, अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये डाल दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, है ना। और वो ऐसा कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो रही है, उसको ध्यान दिया गया। और कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकती, उस पर संज्ञान लिया गया। क्या लिखा गया था, तो आप एक गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी, ना ही वो स्टेटस लगा सकता है, किसी का समर्थन कर सकता है, किसी का विरोध कर सकता है, बस चुपचाप बैठे रहना है। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, बस इतना ही लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, सस्पेंड। सब कर्मचारी, कोई नहीं लिखते, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी अगर लिखता है तो वो, अगर पता चलता है विभाग को, तो वो कार्रवाई कर देता है। हमने समर्थन किया, कुछ डाला था क्या मैं? कभी नहीं, हम तो अपना ही पूरा डालते रहते थे। तीसरा, आईटी बहुत खतरनाक, ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। आप अपने हिसाब से राष्ट्र विरोधी बातें नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखेंगे। 66, 67, नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा सेक्शन है। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा को लेकर के और अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें कि आपको, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर की सुरक्षा, खासकर इसको स्कूलों में भी एक नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकार के बारे में हर महीने 15 दिन में क्या प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को। निजी रक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और अपनी सुरक्षा कैसे करना, अपने बारे में जागरूक होने का अधिकार है। अपने बारे में, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ब्लैकमेल करता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पैसा डाल दो, पैसा डाल दो, बार बार ये किया जाता है, तो आप अवेयर रहें। आपको किसी प्रकार का शारीरिक चोट पहुंचा रहा है, मानसिक तनाव पहुंचा रहा है, तो आपके निजी रक्षा की बात है, इस पर भी ध्यान देना है। दूसरा होता है सुरक्षा के मामले में कि आपको सड़क सुरक्षा, एक टॉपिक ही है इसमें, सड़क सुरक्षा के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यातायात का
आप पालन कैसे करते हैं? आप क्या सही यातायात का पालन करते हुए वाहन चलाते हैं? नहीं चलाते, कोई नहीं चलाते। किस साइड में वाहन चलाना चाहिए? किस साइड वाहन चलाना चाहिए? लेफ्ट लिखा हुआ है। लेकिन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करते क्या करेंगे? हेलमेट। कार के समय में सबसे जरूरी है नहीं बोल रही तो थोड़ा देखना ना, लड़ाई नहीं होना चाहिए, ठीक है? दिखता है, खास करके जो लोगों को नहीं पता होता। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सबको पता है क्या होता है। कुछ लोग होते हैं कि गेट को ओपन कई लोगों को देखते तो ध्यान रखेंगे। पहली बात है बच्चे के लिए दिमाग की बेसिक चीजें इसके लिए आया था मोटर व्हीकल की तरफ से और मोटर व्हीकल सुरक्षा के साथ साथ वाहन प्रदूषण भी जुड़ा गया था कि आप वाहन के माध्यम से कौन सा प्रदूषण होता है? जल्दी बताइए, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं वाहन से? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। आप वाहन में ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम के लिए वो जो भोपू जैसे आवाज आता है ना, वैसा नहीं लगा सकते। नंबर प्लेट को भी आ गया है, गवर्नमेंट को नंबर प्लेट भी लगाना है। कुछ लोग अलग अलग डिजाइन से नंबर प्लेट लगा के चलाते हैं, सब पर कार्रवाई हो सकती है। कितने हैं? 2 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा अगर बैठते हैं तब भी कार्रवाई, उस पर भी ध्यान दीजिए। दीदी कितने को वाहन चलाने की छूट है? लक्की, कितने वर्ष के बच्चों को वाहन चलाने की छूट है? कितना टाइम हुआ है? लाइट 16 का बनता है कि 18 का बनता है? बालिग का वही वाहन चलाने का वो है, उससे कम वाले नहीं चला सकते। स्कूली बच्चे जो हैं जाते हैं, अगर वो पकड़ा जाते हैं तो उसकी अभी वाहन सुरक्षा को लेकर एक महाराष्ट्र में, मुंबई में घटना एक जो लड़का को अपनी कार से लोगों को बदलाव प्रोवाइड कराया स्कूल बच्चों को तो मना ही है कि जो व्यक्ति के पास यशवंत साहू कौन लगा? पुष्पा साहू माइक बंद करेंगे अपना, वाहन चला सकता है। आप लोगों के पास है लाइसेंस? है? माइक बंद करेगा कि 2 व्हीलर चला सकते हैं, 4 व्हीलर चला सकते हो, सब मनाना पड़ता है। ध्यान रखें। महिला बाल सुरक्षा, महिला बाल सुरक्षा बच्चों को लेकर आप लोगों को पता होगा पॉक्सो एक्ट, और दूसरा महिलाओं को लेकर एक अधिनियम आया है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, POSH पोश। ये दोनों भी ध्यान रखना है। ये बच्चों को लेकर है और ये काम कार्यस्थल पे महिलाओं को लेकर के आया हुआ है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या पॉक्सो? चेंज ये हुआ है कि इस पर जमानत नहीं मिलता है। अगर कोई नाबालिग बालिका है, किसी पर अगर उत्पीड़न का आरोप लगाता है तो आरोप लगाते ही उसको डाल दिया जाएगा जेल में, और वो जब तक जेल में रहेगा जब तक उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है। केस जब तक निपटेगा नहीं। हो सकता है वो 20 साल बाद वो बरी हो जाए, लेकिन तब तक जेल में ही रहना पड़ेगा, जमानत इस पे नहीं होता है। एज को लेकर भी किया जा रहा था कि एज अभी भी नहीं हुआ है। अभी बालिग की परिभाषा, नाबालिग की परिभाषा पर काम किया जा रहा था। गंभीर जो अपराध हैं उस पर 16 साल को ही बालिग मान लिया जाए, ये चल रहा था, है ना। 16 प्लस को ही, क्योंकि बालिग 18 के बाद माना जाता है, तो 16 प्लस को बालिग माना जाएगा। इस पर काम गवर्नमेंट कर रही थी। औद्योगिक और कार्यस्थल पे भी सुरक्षा कैसे? बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर के कोई मानक स्थिति नहीं होती है। बहुत सारे संस्थान हैं, कारखाने हैं,
वहां पर अगर हर मशीन पर या हर क्षेत्र पर आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर इस सड़क में लिखा होता है ना, आप लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो यातायात विभाग सब जगह पे साइन बोर्ड के माध्यम से पूरी बातें बताता है। अब आप लोग साइन बोर्ड तो देखी हुई, आप कहीं भी चले जाइए, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा ये कहाँ जाना है, इधर क्या है, वो सब बोर्ड को देखते देखते आप कहीं भी चले जा सकते हो, है ना। यहाँ पे रुकना है, आगे ब्रेकर है, आगे खतरनाक मोड़ है। लाइसेंस बना होगा तो आपको करवाए होंगे, चलवाए होंगे गाड़ी, या तो टेस्ट तो होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस प्रश्न पूछा जाता है, निशान देखने, बस वो होता है कि अब बोर्ड में जितने निशान है देख लीजिए, वही पूछा जाएगा अंदर, बनवाना है लाइसेंस ना। तो बताइए कैसे कैसे निशान होगा, इसका क्या मतलब है, नो पार्किंग। किधर मोड़ है, अंधा मोड़ है कहाँ पे? हाँ चलिए। बहुत बड़े बड़े व्यावसायिक कारखानों में कर्मचारी की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। वहां पर जैसे कुछ ऐसे स्थान है जहां पर आग से या फिर गंभीर ऐसे चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, वहां पे हेलमेट की व्यवस्था हो, दस्ताने की व्यवस्था हो, चश्मे की व्यवस्था हो, इस सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। बहुत सारे कारखाने जब दुर्घटना हो जाता है तो वहां पर एक ही आता है, मानक तय नहीं किए गए थे। बहुत सारे अभी बीच में कोचिंग सेंटर पे अभी आगजनी की घटना हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा, वो सुरक्षा मानक का ही हिस्सा है, उसी को तो सब पढ़ना है। ये सब सोशल मीडिया से बस देखते हो, इंस्टाग्राम में ही देखे होंगे, अलग से कोई मेन स्ट्रीम में नहीं देखे, न्यूज में भी देखे होंगे। तो है क्या, हमारे यहाँ हर संस्थानों का एक मानक तय कर दिया गया है कि जिस प्रकार से जोखिम उस प्रकार से सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। उसके बाद है आपदा प्रबंधन और अग्निशमन। कारखाने या व्यावसायिक इमारतों में हर जगह पर, स्कूलों में तो दिया ही जाता है, हॉस्पिटल में ही रहता भी है, फायर वाला जो सिस्टम होता है, गैस, है ना। उसके बाद हर जगह पे आपातकालीन, यहाँ तक कि बच्चों वाली बस में, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों वाली बस में एक विंडो ऐसी होगी जो इमरजेंसी विंडो होगी, उस पर लिखा रहता है आपातकालीन खिड़की। क्यों? क्योंकि अगर बस पे कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो सभी एग्जिट वहां से करेंगे, है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, उसी से आग बुझाते हैं। आगे देखो, एक विशाखा गाइडलाइन ये लिखेंगे, विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है, ये आता है। विशाखा गाइडलाइन यह है कि महिलाओं को किसी भी कार्य स्थल पर जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसको लेकर के रोकथाम को लेकर के विशाखा गाइडलाइन दिया गया था। कब आया था विशाखा गाइडलाइन? 1997 में आया था विशाखा गाइडलाइन। उस पूरे गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, पूरे गाइडलाइन में कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस पे यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है कि ऐसे संस्थानों पे किसी भी व्यक्ति का अवांछनीय स्पर्श, अभद्र टिप्पणी, यौन संबंधी सामग्री दिखाना, शारीरिक संबंध की मांग, अन्य अभद्र व्यवहार, ये सब करते हैं तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। वहां पे शिकायत बॉक्स जरूर होगा, शिकायत की प्रक्रिया होती है, पूरे प्रोसेस को भी ध्यान रखेंगे कैसे इसमें होता है। समय सीमा के अंदर वहां पे जांच होगी, टीम बनेगी। बड़े बड़े संस्थानों पे अब आवश्यक हो गया है कि ये विशाखा गाइडलाइन के तहत बॉक्स हो, कंप्लेंट बॉक्स रहना ही चाहिए। स्कूलों में पॉक्सो बॉक्स उपलब्ध होते हैं बड़े स्कूलों में, जिसपे कोई भी शिकायत बालिकाएं उस पर डाल सकती हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत हो, लिखना है, उसमें डालना है, वीकली वो खुलता है और शिकायत का निराकरण होता है। वेबसाइट है, हेल्पलाइन है, इसको भी देखिए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, जल्दी से इसको देख लेंगे। बच्चों की सुरक्षा में छोटे बच्चों को लेकर है, तो बच्चों पे बाल सुरक्षा के लेकर कुछ जानकारियां हैं। छोटे बच्चों को हम स्कूल के माध्यम से, परिवार के माध्यम से गुड टच बैड टच की जानकारी दें। डिजिटल सुरक्षा, बच्चा क्या मोबाइल में देख रहा है, गेम के माध्यम से हो या अन्य गतिविधि के माध्यम से, अनजान लोगों से बात कर रहा है, इस पर भी हम लोग ध्यान दें।
फोटो शेयर हो रहा है, साझा नहीं हो रहा है, सबकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत सुरक्षा के हिसाब से होती है। पासवर्ड प्राइवेसी भी ध्यान में रखा जा सकता है। ओपन कम्युनिकेशन, बालिका सुरक्षा, सशक्त सुरक्षित बेटियों के तहत सुरक्षा नियम सिखाएं। ये स्कूलों में बताया जाने वाला चीज है, इसको भी परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि सुरक्षा है, बालिका सुरक्षा भी टॉपिक है, उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। बच्चों से जुड़े कानून, ये है पॉक्सो कानून। पॉक्सो कानून को ध्यान रखेंगे, बच्चों से जुड़े कानून है। किसी भी प्रकार से बालक या बालिका जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है, तो ये कानून उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं हुआ है वो, इससे कानून शिथिल हो जाएगा, है ना। कड़ा कानून है ये, पता ना, गैर जमानती है। बच्चों को लेकर एक कानून है कि बच्चों को हम काम नहीं करा सकते। कितने वर्ष की उम्र तक के बच्चों को काम नहीं कराना है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम जोखिम भरे काम नहीं करा सकते, ये गैर कानूनी है। चाइल्ड हेल्पलाइन है कुछ बच्चों के लिए, ये लिख लेंगे, आपको काम आएगा। अगर बच्चों से संबंधित कोई शिकायत है तो 1098 कॉल करना है। नेशनल इमरजेंसी है तो अब कौन सा नंबर याद हो गया होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, 112। महिला हेल्पलाइन 1091। और साइबर ठगी में सीधा किसको फोन करना है? पैसा कट गया बैंक से, खाते से, कहाँ फोन करना है? 1930। बेसिक जानकारी है। और ये प्रश्न थोड़ा सा जो कानूनी प्रक्रिया का जो शब्दावली आया है उस पर जोर देंगे, वही आपके काम का है। बाकी आप लोग वहां पे पढ़ेंगे तो सकारात्मक बातें ही आएंगी, और जब सकारात्मक बातें आएंगी तो उसी हिसाब से आप उसके आंसर को बना सकते हैं। इसका माइक ऑन हो गया है भाई, बंद कर दीजिए। चलिए रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न बनाएंगे आप लोग सभी फटाफट। थोड़ी देर बाद हो जाएगी। जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएंगे आप लोग। इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को नया PDF मिल जाए। क्वेश्चन आ रहा है, 100 प्रश्न है और जल्दी जल्दी बनाना है। लिखने वाला लिख सकते हो। मेरा पेन कहाँ रखा जी मैं? चलो भाई, यहां से शुरू हो जाएंगे। कौन सा अलग है? बताएं। मिला? हाँ, शुरू हो गया है। आंसर बताते जाएंगे जल्दी जल्दी। आज लास्ट है ना, जितने भी तरीके आप ढूंढ सकते हैं, अलग छांटना है, गलत छांटना है, विषम छांटना है। बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ भाई। आंसर होगा सर्बिया। हाँ, ये कैसे है इसका आंसर? सर्बिया।
ये सुने हैं यूरोपीय संघ, सभी देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, सर्बिया नहीं है। ठीक, सर्बिया ईयू का सदस्य नहीं। बस देखते जाइए, बताते जाइए। जो आपको लिखने का होगा लिखेंगे, बाकी लिखने वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा खासकर न्यूमेरिकल वाले में लिख सकते हैं, बाकी ओरल बताइए जल्दी जल्दी। नहीं पता, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या ये? आप लोग आपातकाल पढ़ते हैं? आपातकाल पढ़े हैं? आपातकाल में 3 आपातकाल होते हैं, कौन कौन से? एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। 368 नहीं होता, संविधान संशोधन है, तो आंसर होगा 368। ये नॉर्मल प्रश्न में भी आते हैं, ये इसमें भी आएगा। यहाँ बैठ जाता हूँ। साइंस वाले जल्दी बताएंगे क्या आएगा। इससे पहले वाले में आंसर लगा देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। अनुच्छेद 368 इसका हो जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कैल्शियम। ये सभी 3 क्षार धातु हैं और ये क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अलग है। जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे जल्दी देखिए। अब इसको तो बता ही सकते हैं भैया, विषम शब्द पहचानना है। सभी अच्छा, ग्रंथि हमने नहीं पढ़ा क्या? ग्रंथि का पीडीएफ बन चुका है, पढ़ाऊंगा साइंस में भी। ग्रंथि तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियास, अग्नाशय। इसको माना जाता है मिश्रित ग्रंथि, और बाकी सभी अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, है ना। ठीक है, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। विषम पता करना है। भूगोल के विषम प्रश्न बताइए। क्षोभ मंडल सुने हैं, संताप मंडल, मध्य मंडल, मैग्नेटोस्फीयर किसको कहते हैं? चुंबकीय मंडल नहीं, ये अलग ही है। वायुमंडल की परतें हैं तीनों, और ये परत का हिस्सा नहीं है, तो ये अलग है। ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेदों के बारे में जानकारी तो सबको है। त्रयी सुने हैं? वेद त्रयी बोला जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता। वेद त्रयी किसको कहते हैं? ऋग्वेद, ये रिपीट होता है ना ये वाला प्रश्न, सामवेद, यजुर्वेद। तो हटा देते हैं। ये जितने भी जानकारियां हैं आपके जीएस के ही हिस्से हैं और कुछ नहीं है। बताइए। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत।
उत्तर का लॉजिक बताना है, हैं? ये सभी नृत्य हैं, बताइए, सभी नृत्य हैं। कथक, आंसर क्या होगा? कथक। कथक के बारे में ये है, ये शास्त्रीय नृत्य है और ये तीनों स्थानीय नृत्य है। अब इसको नहीं बताएंगे तो आप लोगों को क्लास से भगा दिया जाएगा। क्या हो गया? वो अच्छे से बोलो, डरो न, गलत होगा अभी कुछ नहीं है। हाँ, रेबीज, ये किससे होता है? वायरस। ये तीनों बैक्टीरिया से होता है। बताइए भैया विषम। उत्तर क्यों आया है नील, ऐसा बताइए। अच्छा, सबसे लंबी नदी तो अलग हो गया, ऐसा नहीं। आंसर है इसका कांगो। कांगो जो है, जो भूमध्य रेखा है ना, उसको दो बार ऐसे काटती है, बाकी सभी यहाँ है। साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के से रिलेटेड है, कौन सा किस विषय का है, कौन सा किस विषय का है? बस, ये अर्थशास्त्री है भैया, वैज्ञानिक थोड़ी है, ये अर्थशास्त्री है, ये तीनों वैज्ञानिक हैं, इससे अलग है। ऐसा ही प्रश्न आएगा, मतलब प्रश्न कैसे आते हैं ये आपको पता चल गया। अब प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं, इसको भी ध्यान रखें, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, बताएंगे इसको, खनिज है, इनमें से कौन सा अलग है? क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, कोरंडम है। चलिए, आंसर क्या है? आंसर है ये जस्ता का अयस्क है, और ये तीनों एल्यूमिनियम अयस्क हैं। तो आंसर होगा कैलेमाइन। विषम चुनना है। जल्दी देखते जाइए, समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, समचतुर्भुज, ये तीनों किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से। ये किससे है? चतुर्भुज। तो आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। अंतर छांटने आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया है, बताएंगे। इसका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। ये लैंड लॉक्ड है पूरी तरीके से, ये मान के चलो सागर है, झील है, तो सभी तरफ स्थल है ये, है ना, और बाकी में कहीं ना कोई और ऐसे जुड़े हुए हैं।
बीमारी है। आंख की बीमारी है, सभी आंख की बीमारी है, ये भी है, सभी बीमारी आंखों की है। तो कौन सी बीमारी ऐसी है जो अलग है? मोतियाबिंद। ठीक है, बाकी सभी बीमारियों का इलाज आप एक लेंस लगा करके कर सकते हैं, मोतियाबिंद को ऑपरेट करके ही लेंस। कहना चाहिए पारदर्शी आंख की बीमारी है, ये अपारदर्शी बीमारी इस श्रेणी में लिया जाता है। अलग छांटना है, कौन सा होगा? जीएसटी। बाकी सभी डायरेक्ट टैक्स हैं, जीएसटी अपने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। ये अप्रत्यक्ष कर के बदले आया था और ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बताएंगे कौन सा अलग है? मैं उत्तर यहां से देख के बता देता हूं आप लोगों को। आठ। आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र भी नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं बना पाए। उत्सर्जन तंत्र शरीर के कोई न कोई हिस्से से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है, हार्ट से कोई विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलता। आपका लॉजिक क्या है, क्या बता रहे थे? नहीं, इसको इसी में कार्यशैली के हिसाब से इसको अलग रखा गया है। बोल सकते हैं, विलोपित कैसे होगा? चलिए ये भी बता दीजिए, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। सिडेराइट किसका है? क्यों सिडेराइट? आंसर होगा बॉक्साइट। ये लोहा के प्रकार हैं, कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, वैसे इसके भी प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, है ना। और बॉक्साइट खुद में अलग दिख रहा है ना। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सबको पढ़िए, सबके कार्य को देखिए, अलग अलग प्रकार से उसके को पढ़ना है। अब देखिए ये हमारे शास्त्रीय क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग हैं, किस क्षेत्र वाले हैं? बिस्मिल्लाह खान बांसुरी वादक, ये अलग है। बाकी सभी लोग तार वाले वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है, और ये बांसुरी बजाते थे। वाद्य यंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, आप लोगों को शब्दावली जानना है, हैं? सुशीर वाद्य किसको कहते हैं? सुशीर वाद्य ऐसा वाला पूछ रहा हूं, ऐसा वाला जानते हैं ना नाम, सुशीर वाद्य जिसको फूंक कर बजाया जाता है। तंतु वाद्य जो तार होता है जिस वाद्य यंत्र में, वो तंतु होता है। घन वाद्य जिसको ठोक के बजाया जाता है। हाँ, सबके नाम है भाई। चलो जल्दी जल्दी बताओ ना, कैसे रिलेट कर रहे हो? झील फिर से आ गया, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, बैकाल झील। आप लोगों को छोड़ देना है ना। इतने निगेटिव कर रहे हो, मतलब आपकी प्रैक्टिस ऐसा है कि अब यहाँ चल रहा है तो बता रहे हैं, नहीं पता छोड़ दीजिए। कोशिश क्या कर सकते हैं आप, कितने झीलों के बारे में या लोकेशन पता है आपको? नहीं पता है। हाँ, तो ये बैकाल झील एशिया में है। पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपकी जानकारी कितनी है यही प्रश्न बनेगा। और जब ऐसे आ जाते हैं ना, आप लोगों का गणित बहुत ज्यादा सरल है, ये मामले में आप कई तरीके अपना सकते हो, इस पर कोई तरीका नहीं अपना सकते, है ना। इसलिए आर्ट्स पढ़ने वाले बहुत महान लोग हैं कि 4 ट्रिक पढ़ के आगे तैयार होने वाले लोग नहीं हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए
चलो भाई, पेन कापी निकालो। अब अलग अलग ये वाले के लिए तो हमेशा एक बार प्रयास करेंगे ही, एक बार प्रयास करके एग्जाम में कोशिश करेंगे। बताइए, आंसर कैलकुलेट करिए, पेन कापी चलाइए, पहले दिमाग चलाइए। अभी 15 मिनट बचा हुआ है, जल्दी जल्दी बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। आज आखिरी है ना, नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ डालूंगा, इसका उत्तर बना के भेजेंगे। वाला है आपका। देख लेते हैं। यहां पर ऑप्शन B2C है और यही उत्तर है ना। B2C है ऑप्शन, B2D हो गया है। तो आप ऑप्शन में सुधार हो गया, मतलब वही हो गया, उत्तर हो गया। सभी में जितने अंक है उतने अंक बढ़ा दीजिए। ठीक, ऐसे में सभी उत्तर समान हो जा रहे हैं। आया होगा, वही लॉजिक लगा है, तो इसको बता दीजिए। फिर आप लोगों का लॉजिक बहुत अच्छा है, तेज है। तुरंत देख के बताना है, देख करके पेन कापी छोड़िए, पहले देखिए, सबको पढ़िए। ये मुझे लग रहा है विपरीत जो अंक हैं अल्फाबेट के, और पेयर बने हुए हैं, है ना। पेयर कैसे बने हैं, ये ये पेयर ऐसे ऐसे बने हुए हैं, देख के समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा कौन सा ऐसा आपको अक्षर दिख रहा है जो अलग है। तो फिर गिनना शुरू कर लिए एक बार। वही काम करना है, जब भी ऐसे आते हैं तो लिख लीजिएगा 26 वाला ऐसे ऊपर नीचे, और जोड़ी बना दीजिएगा। क्या है इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। लिखना पड़ेगा क्या, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या पता सभी सेम टू सेम मिल जा रहे हों। CXDWEVFU, एकाध अक्षर हर प्रश्न में मेरे से त्रुटि हो रहा है ना? सभी सेम है तो मैं बदलता हूँ एकाध। अब रीजन मिल गया आप लोगों को, क्या इसको पहचानना है। क्या पता सभी में वही हो गया होगा, तो क्या करूंगा मैं। ये भी सेम होगा। बना के देखेंगे।
आया आंसर? आंसर ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पहचानिए, कौन सा भाज्य है इसमें, कौन सा भाज्य है? सी आएगा। ठीक है, बस यही लॉजिक है इसका। भाज्य है और अभाज्य पैर रख दिया है। आपका कोई लॉजिक लग रहा होगा तो दावपत्ती कर सकते हैं। इसको फिर देखिए, क्या पता रिपीट रिपीट हो रहा होगा। हाँ, अल्टरनेट बदल देते हैं। इसको देखिए, जल्दी देखिए, विषम पहचानना है, बना के देखिए यहाँ पे सबको बना के देखिए। कैसे आ गया? क्यों? रीजन बताना है। दोनों के मान को कितना कितना आ रहा है, एफ का मान और जे का मान, उसका 30 से क्या कनेक्शन है, डी का मान और एच का मान का 20 से क्या कनेक्शन है, सी का मान और ई के मान का 15 से क्या कनेक्शन है। थोड़ा ऐसे करके देखेंगे। क्वेश्चन तो डाल दिया हूँ, पैटर्न बहुत अलग अलग है इसमें, कुछ भी पैटर्न आ गया है। नहीं आ रहा है? रूल्स ही बदल देते हैं, आप लोगों को आसान प्रश्न देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। कौन से नंबर पे है? 27। चलिए इसको थोड़ा देखते जाएं, छोटे से शुरू कर देते हैं। बहुत टफ लॉजिक है उसमें, नॉर्मल
टेबल वाला सिस्टम था, उसको बताऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। वर्ग का तो -1 हो गया, लेकिन सभी में -1 है, तो आपका रूल काम नहीं करेगा। फिर दूसरा है ना, पहली बार में ही नहीं जाएंगे। देखिए सब में ना 21 का वर्ग लगा हुआ है, तो 21 का वर्ग कितना होता है, 441 -1 440 आया है। सभी में भी ये 44, हाँ 44 -1 143 हो गया, 225 -1 224, 361 -1 360। जब सभी में सिमिलर है तो आप ये कोई अंकों की पहचान करिए कि किस प्रकार से अंक अलग है, तो सभी अंकों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आप केवल इतना ही देख के ये उत्तर है, ये लॉजिक भी नहीं लगाएंगे, ये जो दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ ये बना होगा। तो ऐसे कितने सारे प्रश्न बना पाएंगे आप। तो फिर कठिन वाला है, थोड़ा सा सरल देते हैं। बस यही है, बस हो गया, फिर इसको डाल दूंगा, ठीक है। आया कैसे? बाईस भी आएगा, 26 भी आएगा। नौ गुना 2, ठीक, 9 भी, फिर 3 किया 9 और 2 अपने में, 9 खुद अभाज्य है, तो कैसे हुआ, तो कैसे होगा, 2 तो भी तो अभाज्य है, 2 100 प्रश्न है, डाल दिया जाए, बनाएंगे आप लोग। बैठकर लॉजिक लगाना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद ही काम बनेगा। नियम रूल्स तो बता सकता हूँ, आप फिर क्वेश्चन आंसर का काम आप लोग का है ना। कुछ प्रश्न बनाएंगे, फिर नहीं बनेगा तो। बहुत कठिन पैटर्न है ना, सामान्य पैटर्न नहीं है। हम कल सामान्य देख रहे थे तो लग रहा था कि अब बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप लोगों को घुमा देगा। जो हो रहा है ना उसके बाद के टुकड़े भी कुछ ना कुछ नियम से अंतर है। हाँ ठीक, ये भी कठिन प्रश्न है, इसको पहचानना पड़ेगा।
9 का 729, 7 का 340, 216। अगर आपको एग्जाम में ये हिंट ना दिया हो, ये वाला ना दिया हो, तब भी आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए आपके दिमाग पे वो छप जाना चाहिए कौन कौन से तरीके हैं। ये तो आपके हिस्से में अनुपात है तो मदद कर दे रहा है आपको, वो मदद नहीं मिलेगी वहां पे। अब ऐसे अलग नंबर आ जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। चलिए यहाँ से मैं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। बहुत समय सोच सोच के गुना भाग कर करके बताइएगा, देखिएगा। हैं? कोई टाइप कर रहे हैं भैया, कितने उत्तर हैं? एक हिंट दे देता हूं, उत्तर आप बताएंगे। ये सुने हैं, नहीं सुने? चलिए चर्चा करेंगे फिर, कल पढ़ के आएंगे फिर। एक तो नहीं आएगा, सी आएगा। नहीं, ये 415 है उत्तर, 415 आर्मस्ट्रांग नंबर लिखा हुआ है इसके रूल्स में। आप कैसे भी तरीके से एक ऐसा तरीका निकालेंगे जो तीनों को अलग करता है, वो उत्तर हो सकता है ना? हाँ, बाकी नहीं होगा। ज्यादा कठिन हो जा रहा है क्या क्वेश्चंस? ऐसे ही आता है, बहुत अलग टाइप की प्रश्न आते हैं। कल से जल्दी आएंगे, फिर जल्दी जुड़ेंगे। जल्दी आ रहे हैं तो क्लास अटेंड कर पाएंगे। ऑप्शन डी है ना, 415 आर्मस्ट्रांग नंबर है, वो एक नहीं है।